सांप्रदायिक हिंसा से लेकर सहयोगियों के बीच बयानबाजी तक बिहार बीते दिनों सुर्खियों में रहा। आज हमारे साथ बिहार और उस राज्य की सियासी माहौल पर बात करने के लिए बिहार भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टीडीपी और शिवसेना के बाद अब सबकी नज़रें बिहार पर हैं। माना जा रहा है कि आपके सहयोगियों की नाराज़गी अब टीवी और अखबारों के जरिए सुर्खियां बटोर रही हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आज भी एनडीए में सब ठीक ठाक है? नहीं, पता नहीं कहाँ से कैसे आप लोगों को पता चला। वहाँ एनडीए में कहीं कोई किसी तरह के मतभेद की न बात है, न कहीं नाराज़गी की बात है, न कहीं मनमुटाव की बात है। हम सब मिलते जुलते रहते हैं, आपस में बात भी करते रहते हैं। और बिहार एनडीए की सरकार श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से विकास पथ पर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सबका साथ सबका विकास और भ्रष्टाचार से मुक्त देश बने, उसमें बिहार सरकार भी बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाते हुए बिहार को आगे की ओर ले जा रहा है। बिहार भी भ्रष्टाचार से मुक्त हो, इस ओर अग्रसर हो रहा है। आज देखे होंगे 15 वर्षों के आरजेडी को शासनकाल को उठाएंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं आरजेडी के उन नेताओं से कि आप 15 वर्षों में कोई एक विकास की उपलब्धि तो बता दीजिए। सामाजिक तनाव, जातीय तनाव, अपराधियों का संरक्षण, घोटाले, भ्रष्टाचार, इसमें पूरी तरह से डूब ही 15 वर्षों की वो आरजेडी की सरकार रही है। लेकिन आपने कहा कि मनमुटाव नहीं है, लेकिन जब सांप्रदायिक हिंसा वहां हो रही थी उस वक्त बीजेपी और जेडीयू है, उनके जो नेता हैं आपस में बयानबाजी खूब कर रहे थे। ऐसी नौबत क्यों आई? और खास तौर पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है बीजेपी पर कि इस हिंसा के लिए आपकी पार्टी जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, आरजेडी का यह कहना, आज आरजेडी तो कई तरह के आरोप लगाते हैं। जिस समय लालू जी पर एफआईआर हुआ तो किनकी सरकार थी केंद्र में? जब उन पर चार्जशीट हुआ तो किनकी सरकार थी? सीबीआई का गठन हुआ उस समय किसकी सरकार थी? तो आप देखेंगे कि देवगौड़ा जी की सरकार थी जब एफआईआर हुआ था। जब चार्जशीट हुआ तो गुजराल जी की सरकार थी। सीबीआई जिस समय गठित हुआ उस समय मनमोहन जी की सरकार थी। और तीनों सरकार में राजद सम्मिलित थी। सरकार केंद्र में जो थी उसका एक अंग आरजेडी थी। उस स्थिति में सवाल तो उनको करना चाहिए उनसे, कांग्रेस वालों से सवाल हुआ और प्रश्न उठा रहे हैं बीजेपी के लोगों पर। और मैं कहता हूं कि जब घोटाला हुआ है बिहार में, चारा घोटाला, एक उधर घोटाला तो कई उन्होंने किया, अलकतरा घोटाला कर दिया, कहीं रोड घोटाला हुआ, मिट्टी घोटाला हुआ, मॉल घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, यहां तक कि दूध घोटाला भी हुआ। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। कल ही उन्होंने कहा नीतीश को कि वो कुर्सी का प्यारा और बिहार का हत्यारा है। क्या कहेंगे? देखिए, कुर्सी के प्यारे कौन हैं यह बताने की शायद जरूरत नहीं है। कुर्सी के लिए ही, और वह भी कुर्सी सिर्फ हमारे परिवार के लिए ही हो, यह आरजेडी लालू जी के परिवार का संस्कार है, उनकी परंपरा है, उनकी सोच है और ऐसा चाहते हैं। नीतीश जी पर उन्होंने आरोप लगाया है तो आप देखिए, नीतीश जी एक मुख्यमंत्री के पद पे हैं और मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए 2005 से अभी तक उन्होंने बिहार को विकास के रास्ते पे ले गया है। सत्ता से चिपकने की आदत, और भी सत्ता अपने ही परिवार के लिए हो, संपत्ति अपने परिवार के लिए हो, साधन अपने परिवार के लिए हो, सुख अपने परिवार के लिए हो, यह लालू जी की संस्कृति है, लालू जी की पार्टी की संस्कृति है। नीतीश जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी दोनों साथ मिलकर बिहार में बहुत एक अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ना भ्रष्टाचार के साथ वो कोई समझौता करेंगे, ना ही सांप्रदायिकता से। कुछ लोग इसको मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए संदेश था। नहीं, देखिए, बीजेपी हमेशा सद्भाव की पक्षधर रही है, शांति की पक्षधर रही है, और सांप्रदायिकता तनाव भारतीय जनता पार्टी की नीयत में कभी नहीं रही है, न योजना में रही है, न उसके काम में। सारे उदाहरण देखकर देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार तक भारतीय जनता पार्टी पूरी रूप से सामाजिक सद्भाव का पक्षधर ही नहीं है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहती है। क्या लालू जी को आज भी भाजपा
एक चुनौती के तौर पे देखती है? देखिए, कोई चुनौती लालू जी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। आप उठाकर देखिए ना, जब जो एनडीए का स्वरूप है वह स्वरूप जब 2010 में था, कितने विधायक उनकी जीत कर आए थे, उठाकर देखिए। अब तो और ज़्यादा उनकी जो काले करतूते हैं उसको बिहार और ज़्यादा जान गया है। अब तो 2010 में जो उनको 22-23 सीट आने वाली थी, उससे भी कम सीटें आएंगी 2020 के चुनाव में। और 2019 के चुनाव में अभी जो उनके पास जितनी सीटें हैं उसमें भी कमी आएगी। भारतीय जनता पार्टी 40 में एनडीए, पूरी एनडीए मिलकर हम 40 में से कहीं एक आध सीट कहीं कोई ले ले तो ले ले, बाकी एनडीए की जीत होगी। अभी आप चुनाव का परिणाम देख लीजिए बिहार का। हम सीट अररिया हार गए, हारे तो उनकी सीट थी बरकरार रखे हो। हमारा वोट कितना बढ़ा, हम वहां 1,60,000 वोट अधिक प्राप्त किए। हम पिछले चुनाव में 6 विधानसभा क्षेत्र में से 2 विधानसभा क्षेत्र में जीते थे और आज हम वहां 4 विधानसभा क्षेत्रों में जीत हासिल की। हमने भभुआ की सीट को बरकरार रखा, जहानाबाद की सीट आरजेडी की थी, आरजेडी के पास गई। लेकिन आज वह भी अफवाह फैलाकर आरजेडी के लोगों ने कई तरह के मुद्दों को उठाकर वहां चुनाव में एक तरह से अपने सीट को बचाने का काम किया है। जीते नहीं, जीते तो हम हैं। आप उठाकर देखिए, 8 विधानसभा, 6+2, एक 6 अररिया का, एक जहानाबाद का और एक भभुआ का, उसमें से हमने 5 पर जीत हासिल की। 5 पर 8 में से 5 की जीत, अगर उसको भी जीत मानते हैं, वह वोट की बढ़ोतरी को मानते हैं, अपने सीट की को उन्होंने बरकरार रखा है, कोई अतिरिक्त सीट भी नहीं जीता है, तो माहौल बिहार में एनडीए के पक्ष में आज भी है। यह तो परिणाम उठाकर देखिए ना, विधानसभा सीटों को, लोकसभा सीट में हमारा इतना मत बढ़ा है। और उपचुनाव था, है ना, लोगों को लग रहा था कि चलिए, मतदाताओं की उदासीनता के कारण जो वोट है वह मतदान केंद्रों तक गिराने में पहुंच नहीं पाए। और उपचुनाव में क्या, देखिए बिहार का एक है कि बहुत लोग क्षेत्र से बाहर भी रहते हैं, दूसरे प्रांतों में रहते हैं, जो आम चुनाव में तो आ जाते हैं, उपचुनाव में आने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो कम मतदान उन केंद्रों पर होना जिन केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी के मतलब और होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया, इसलिए हम उपचुनाव हारे। लेकिन हम आम चुनाव उस सीट को, अररिया को, गारंटी के साथ जीतेंगे। आप उठाकर देखिए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नित्यानंद राय से बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ नित्यानंद राय हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दलित आंदोलन का जो मुद्दा है उसको लेकर लगातार विपक्ष घेर रहा है, न सिर्फ बीजेपी को बल्कि एनडीए को भी। तो क्या ये एक मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि इसी मुद्दे को लेकर आप आखिरी विधानसभा चुनाव में गए थे और हार गए थे? देखिए, मैं बताता हूँ, यह मुद्दा एक साजिश के तहत कांग्रेस उठा रही है और उसके सहयोगी दल उठा रहे हैं। मैं तो बताता हूँ, कांग्रेस के लोगों को और आरजेडी के लोगों को, या कांग्रेस के साथ जितने हुए जुड़े हुए दल हैं उनके लिए मैं चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है उनको तो वह मंच पे आए, सामने आए, डिबेट पे आए, जहां भी आना हो उनको आए और दलित हित में कौन है यह साबित हो जाएगा। 4 वर्षों के शासनकाल में आप उठाइए, स्वच्छता से लाभ किसको ज्यादा मिला, जनधन योजना का लाभ सबसे ज्यादा किसको मिला, आवास योजना का लाभ सबसे ज्यादा किसको मिला, आज पेंशन योजनाएं, सामाजिक पेंशन योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, आज मुद्रा बैंक के माध्यम से जो रोजगार 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान में दिया गया है, उसमें किसकी हिस्सेदारी है, किसके लिए उसमें विशेष प्रावधान है। सारे प्रश्नों का जवाब अगर कांग्रेस दे दे, 60 वर्षों में उसने
अपने शासनकाल के 55-60 वर्षों में अपने दलित बंधुओं के लिए उन्होंने क्या किया, कहां तक उनको पहुंचाया। और 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका सम्मान भी बढ़ा है, उनका विकास भी मिला है, उनको रोजगार का अवसर भी मिला है। लेकिन हालिया गंदगी, मैं कुछ बता रहा हूं, कांग्रेस ने पहचान बना दी थी अपने दलित बंधुओं की गंदगी का। आज स्वच्छता हमारे दलित बंधुओं का शान बन गया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। लेकिन हालिया भारत बंद में जिस तरह की हिंसा देखने को मिली और नाराजगी देखने को मिली, इसके बाद भी आप कहेंगे कि दलित आपके साथ हैं और आने वाले चुनाव में भी वो बीजेपी को डालेंगे? देखिए, आप बहुत सारे फुटेज को उठाकर देखिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश का फुटेज हो, चाहे बिहार का फुटेज हो, या इस देश के किसी अन्य प्रांत का फुटेज हो, तो उस बंद में कौन कौन लोग शामिल थे और किसके द्वारा वह प्रायोजित था। आज भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर जो राजनीति की जाती है, मैं कहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 धाम बना दिया ना अंबेडकर जी के नाम पर। 13 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। तीर्थस्थल हो गया, लोग मंदिरों को देखने जाते थे, कितना बड़ा स्वरूप है उसका। आज दलित बंधुओं के लिए कितना नीति बनाई गई। और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ करती है। कौन कहता है? कहने वाले लोग गलत राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनसंघ काल से लेकर अभी तक के सारे उदाहरण, सारे प्रस्ताव, सारी नीतियां भारतीय जनता पार्टी तक की, जनसंघ से लेकर अभी तक की आरक्षण के समर्थन में रही है। और आरक्षण के समर्थन में रही है, यह गलत अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी के विषय में लोग गलत अफवाह कर रहे हैं, इसलिए कि आज इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में गरीब का बेटा, एक गरीब परिवार से आने वाला बेटा, एक पिछड़ा और अति पिछड़ा मां पिता के आंगन में जन्म लेने वाला बेटा जब इस देश का पहला प्रधानमंत्री बना है, तो कांग्रेस को, आरजेडी को और उनके समर्थकों को और कम्युनिस्टों को नागवार गुजर रहा है, नागवार गुजर रहा है। आज ऐसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं। जो 2019 के चुनाव में क्या भाजपा अपनी जीत दोहरा पाएगी? 100% भारतीय जनता पार्टी एनडीए जितना सीट जीते थी उससे ज्यादा जीतेंगे। बिहार में क्या होने वाला? बिहार में भी हम 32 थे, हम 40 के करीब पहुंचेंगे। एक आध सीट मेरा कोई घट गया तो मैंने घटेगा नहीं, मैंने बच गया उन लोगों के लिए 40 में से, तो बच जाएगा उनके लिए। उनके लिए कहा कहीं कोई बच गया तो बच गया, नहीं तो बचने वाला नहीं। देखिए, 2000 में सीधा बताता हूं कि 2014 का चुनाव हम आदरणीय प्रधानमंत्री तात्कालिक उस समय के हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पे हम चुनाव लड़ रहे थे। आज 2019 का चुनाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम और उनके काम के साथ हम लड़ने जा रहे हैं। उनके नाम के साथ उनका काम भी जुड़ा है, तो हमको सीट ज्यादा से ज्यादा मिलेगी ही। 2020 में बिहार के लिए मुख्यमंत्री के लिए कौन रेस में सबसे आगे रहेगा? किसका नाम रहेगा? क्या नीतीश दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए चुने जाएंगे, या फिर आपका जो किरदार है वो बड़े भाई का रहने वाला है या उनके सहयोगी के? देखिए, मैं बताता हूं, हमारे नेता अभी बिहार में, माने सरकार की नेता और उपनेता, यानी प्रधानमंत्री यदि मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री जी हमारे श्री सुशील मोदी जी, दोनों मिलकर हमारे प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। यह सपना निरंतर चलता रहे, भारतीय जनता पार्टी की यह शुभकामना भी है और हमारा कर्तव्य भी है। अच्छी सरकार बिहार में रहे, समझे ना। और यह प्रश्न आप उस समय कर रहे हैं,
वर्तमान में उस समय का प्रश्न कर रहे हैं जो उचित नहीं है। लेकिन अगर आप आज भी इस प्रश्न का जवाब पूछना चाहते हैं तो इसका जवाब यही है कि वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जी जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों की जोड़ी इसी तरह से बिहार को आगे के पथ पर ले चलती रहे। अच्छा, एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कहा गया था। आप मानते हैं कि आज भी नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं? आज है हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होंगे और जिनको कोई हटा नहीं सकता है। वो भी कहते हैं कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी होंगे और इनसे बढ़िया पीएम कोई नहीं है। आप सुने होंगे ना उनकी बात को। क्या जो मैं कह रहा हूँ यह सही है ना? वो तो मैं समझ गया, लेकिन एक वक्त था कि जदयू कहती थी कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, तो क्या आप उनकी बात से सहमत थे या नहीं थे? देखिए, जब हम साथ हैं तो साथ के समय की बात करते हैं ना, तो आज तो हम साथ हैं तो साथ के समय की बात करेंगे जी। अभी साथ है तो साथ के समय का की जो बातें होती है ना, महत्व उसका है ना। ये दिलचस्प बातचीत आगे भी जारी रहेगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। हमारे साथ नित्यानंद राय हैं। आपसे आगे भी हम बातचीत जारी रख रहे हैं। सबसे पहले अर्जित शाश्वत की अगर हम बात करें तो इस पर कहीं बयानबाजी हुई, ये तक कहा गया कि जो एफआईआर है वो झूठी है, वो रद्दी का टुकड़ा है। तो ऐसे में क्या अर्जित शाश्वत को दबाव में गिरफ्तारी देनी पड़ी? देखिए, अर्जित शाश्वत जी न्यायालय गए हैं। आप जानते हैं कि जब कोई भी प्रक्रिया इस प्रकार की प्रारंभ होती है तो हम न्यायालय तक पहुंचती है ना। और जब मामला न्यायालय तक पहुंच गई है तो न्यायालय तक ही होनी चाहिए, बीच में उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अर्जित शाश्वत जी ने न्यायालय पर भरोसा किया है, न्यायालय में गए हैं। आपने कहा कि बिहार में इस वक्त कानून का शासन है, लेकिन भागलपुर हिंसा जब हुई थी उस वक्त बीजेपी के कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उसमें से एक जो है वो कस्टडी से भाग गया है। तो क्या ये अराजकता की स्थिति नहीं है? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की जुलूसों का आयोजन नहीं करती है। ठीक है, भारतीय पार्टी तो नहीं करती है ना। अब उसमें अपनी अपनी भावनाएं होती हैं और सबको जो भी अपने जिस प्रकार से अपने धार्मिक भाव के अनुसार जिस भी पद्धति को लोग जो अपनाते हैं उस पद्धति में सम्मिलित होने का, उस पद्धति का पालन करने का उसको अधिकार कर्तव्य है जी। ठीक है, लेकिन यह कोई पार्टी का आयोजन नहीं, पार्टी तो आयोजन नहीं करती है। कहीं देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जब एक अगर केंद्रीय मंत्री का अगर बेटा जाता है इस तरह से तो उसके मायने कहीं निकलते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ कि न्यायालय पर अर्जित ने भरोसा किए हैं जी, न्यायालय में मामला चला गया है, तो इस पर कोई भी टिप्पणी उचित नहीं है। मैं बात कर रहा था कि एक नेता के कस्टडी से भागने की, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, कस्टडी से जो भागे कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो मैं यह बता दूं कि भारत कस्टडी या क्या वहाँ उस पर जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का है नहीं है, क्या उसका दोष है, क्या उसका अपराध है, सारी प्रक्रियाएं वहाँ सरकार बड़ी तत्परता के साथ दूध का दूध पानी के पानी करने में लगी है, समझे ना। तो वहाँ सुशासन की सरकार है। लालू जी से अभी मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा गए थे और उसकी तस्वीर भी सामने आई थी। उसके बाद अब किसी को भी लालू जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या माना जाए कि अब जो उपेंद्र कुशवाहा है वो भी कहीं ना कहीं एनडीए छोड़ के जा सकते हैं? देखिए, यह सवाल आप ऐसा कर रहे हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या कहीं
कोई दुख, मैंने बीमार होना तो एक अच्छी बात तो किसी के लिए भी नहीं है, किसी के लिए भी तो दुख की घड़ी होती है। और मानवता के आधार पर अगर कोई मिलने जाता है तो इस पर तो सवाल होना ही नहीं चाहिए। पहला मैं तो मानता हूँ बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं गया मिलने के लिए उनसे? ऐसे मैं जब लालू जी का जन्मदिन था, जन्मदिन की बात नहीं मैं बताता हूँ, अभी हॉस्पिटल में है, दिल्ली में है, एम्स में है। अच्छा, बिहार अगर बीजेपी के नेता भी कोई लालू जी से बीमार की स्थिति में हॉस्पिटल में मिलने चले जाए तो कोई गलती तो नहीं, आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। बीजेपी के अगर कोई नेता जाएंगे उस समय, शादी विवाह दुख सुख का अवसर ऐसा होता है, जेल अलग विषय है, लेकिन अगर बीमार पड़े हैं और अस्पताल में है, भाई चाहे अंडर कस्टडी ही क्यों ना हो, तो मिलने जाने में किसी को कोई उसमें कोई अलग की कोई बात नहीं है, किसी को सोचनी भी नहीं चाहिए। भूपेंद्र जी गए तो उन्होंने तो मानवता का एक पालन किया, इसमें क्या दिक्कत है। बहुत ऐसा अवसर भी आता है कि कभी कभी कोई भी कहीं मिलने जाता है, किसी की बिटिया की शादी हो, बेटा की शादी हो, कहीं घर में सुख की बात हो, तो उसमें लोग सब समझे। अब कोई पार्टी दूसरे की, तो हम मोदी जी भी गए थे शादी में, हाँ, भोज भात में हम नहीं जाए, अगर वह बीमार है तो हम देखने नहीं जाए, है ना। तो यह हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान अपनी संस्कृति और संस्कार में जीने वाले लोग वह राजनीतिक मतभिन्नता के कारण यह सब विषय आड़े नहीं आना चाहिए। चाहे कोई भी जाए, बीजेपी के लोग भी जाएंगे तो कोई उसमें गलत नहीं है। एक आखिरी सवाल, फेसबुक को लेकर एक बार फिर आपने शिकायत दर्ज की है कि कुछ अश्लील चैट सामने आई थी, तो इस तरह बार बार क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई राजनीतिक साजिश हो सकती है? देखिए, यह बड़ी राजनीतिक साजिश है। आप मानते हैं? बहुत मानते नहीं, बहुत अच्छे ढंग से मैं इसको समझ रहा हूँ, मान भी रहा हूँ, और मैं इस पर इतना तत्पर हो गया हूँ कि मैंने इस पर FIR दाखिल किया है पाटलिपुत्रा थाना में। पटना के सीनियर SP मनु महाराज जी को इसको सूचना मैंने परसों भी दी थी, कल हमने उनको लिखित भेजा भी है, FIR भी हो गया है। मैं साइबर क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी मैंने इसकी सूचना उपलब्ध कराई है, और जो भी व्यक्ति इस साजिश में सम्मिलित है और जो इस कारनामे को जो अंजाम दे रहा है, सबका मैं पर्दाफाश करके ही दम लूंगा। और यह सिर्फ मेरे लिए ही हितकर नहीं होगा, ऐसे साइबर क्राइम करने वाले और सोशल मीडिया के सारे दुरुपयोग करने वाले ऐसे सारे लोगों के लिए सबक होगा जो ऐसे दुष्प्रचार में, ऐसे क्राइम में सम्मिलित हैं, और ऐसे क्राइम का और ऐसे दुष्प्रचार का, साजिश का जो भी शिकार हो रहे हैं, उनके लिए सब उनकी बात होगी। इसलिए मैं बहुत तत्परता से लिया हूं, और ऐसा साजिश करने वालों को मैं न्यायालय तक ले जाऊंगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नित्यानंद राय। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क।